गुड मॉर्निंग, वेलकम टू CMG प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इससे पहले हमने क्लास में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स कि हमें विकास की जरूरत किस लिए है, यानी कि जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उसके लिए हमें विकास की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर जाता है व्हाई द नीड। तो अब नीड जो वर्ड है, अब ये सबको पता है ये चीज कि नीड हमें किसी ना किसी चीज की जो है रहती है। जो ये नीड है, ये जो वर्ड, ये अपने आप में ही क्या है, एक ब्रॉड है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है एग्जिस्ट करती है कि हमें नीड जो है डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। अब जैसे सांस लेते हैं, ये एक हमारी आवश्यकता है। ठीक है, और भोजन करते हैं, ये हमारी आवश्यकता है। पानी पीते हैं, ये हमारी आवश्यकता है। ऐसे ही रिसोर्सेज जो है उसकी भी हमें आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? उसके विकास की आवश्यकता है। क्लियर है? तो इसीलिए ये एक अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रेज करता है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जो रिसोर्सेज है उसके डेवलपमेंट की हमें आवश्यकता किस लिए हुई। या तो कोई चीज कम हो गई है, यानी कि खत्म होने वाली है, तब हमें उसकी आवश्यकता है कि हम उसको बचाए। ठीक है, यानी कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें। क्लियर है? हम जितना उसका विकास करेंगे उतना ही हम आगे की पीढ़ी के लिए उसको कंजर्व करके सेफली रख सकते हैं। इसीलिए हमें विकास की आवश्यकता है। रिसोर्सेज में विकास को आगे लेकर जाना ये हम सबकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ हमारे या आपके नहीं है, वो पूरे दुनिया में जितने भी जनसंख्या है उन सभी के लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, ये कोई एक कैटेगरी की नहीं है कि सिर्फ जो रिच है और जो पुअर है उसमें रिसोर्सेज जो है वो बट गए हैं। ठीक है, डिवाइड हो गए हैं। ये नहीं है कि रिच कहेगा कि नहीं ये रिसोर्सेज मेरे हैं, पुअर कहेगा नहीं ये रिसोर्सेज मेरे हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। ठीक है, सिर्फ उसका तरीका अलग होता है यूज करने का, कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता होता है रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। और जो थोड़े से मीडियम होते हैं, जिनको नहीं पता, नॉलेज नहीं है, जो जागरूक नहीं है, उनको नहीं पता होता कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। ठीक है, तो हमें सभी को आवश्यकता है कि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधन को उनकी आवश्यकता के अनुसार उसका विकास किया जाए। क्लियर है ये? नेक्स्ट चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? लगातार। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक। जैसे अभी मैं चल रही हूं, मैं वॉक कर रही हूं, तो मैं लगातार वॉक कर रही हूं। ठीक है, मैं लगातार वॉक कर रही हूं। तो लगातार वॉक करने से क्या होगा? अगर एक पॉइंट से मैंने वॉक करनी शुरू की है और एक पॉइंट पे जाके मैंने वो वॉक खत्म कर दी, इट मीन्स मेरा जो डेस्टिनेशन था, जहां मुझे पहुंचना था, निरंतर लगातार मेरे चलने से मैंने वो यात्रा पूरी कर ली। सेम ऐसे ही जो हमारा रिसोर्सेज है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, निरंतर विकास की जरूरत है, तभी हम संसाधन को बचा पाएंगे। वे संसाधन जिनको हम दोबारा से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, उनको हम जितना हो सके उनको बचाना चाहिए। तो इसीलिए उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर
अब हम बात करेंगे जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, आवश्यकता जिस चीज की है, हमें रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए, उन सभी चीजों को लेकर एक सम्मेलन तैयार हुआ था। ठीक है, अगर मान लो जैसे कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर डिस्कशन भी तो होगा ना कि कैसे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। ठीक है, कैसे उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए, कौन कौन से उसमें बैरियर्स आ रहे हैं जिसको हम हटा सकते हैं। तो ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज का एक सम्मेलन तैयार किया गया था। उस सम्मेलन का नाम था रियो द जनेरियो अर्थ समिट 1992। ठीक है, तो ये जो रियो द जनेरियो है, ये नाम किस लिए आया? आप सबके दिमाग में एक बात जाएगी कि रियो द जनेरियो ही नाम क्यों रखा इस सम्मेलन का? वो इसलिए रखा कि जो ये सम्मेलन किया गया था वो कहाँ किया गया था? ब्राजील में। जो रियो द जनेरियो सम्मेलन है वो कहाँ किया गया था? ब्राजील में किया गया था। और जो ब्राजील का शहर है उसका नाम है रियो द जनेरियो। ठीक है, जो ब्राजील है, ब्राजील के अंदर जो शहर आता है उसका नाम है रियो द जनेरियो। जैसे कि अपने कंट्री है इंडिया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स के अंदर शहर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ब्राजील के अंदर जो शहर था उसका नाम था रियो द जनेरियो, उसी के नाम पे ये सम्मेलन का नाम रख दिया। ठीक है, तो ये सम्मेलन घोषित हो गया था 1992 में। ये सम्मेलन सभी के लिए रखा गया था, सभी के अवेयरनेस के लिए रखा गया था। अब बात करते हैं कि जो रियो द जनेरियो सम्मेलन था, इसमें किन किन लोगों ने पार्ट लिया था, किन किन लोगों ने अपने हिस्सेदारी इसमें दिखाई थी। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. It means 1992 के अंदर 100 से ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व हुए थे। 100 से ज्यादा स्टेट्स के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। International Earth Summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. इसमें अब नेक्स्ट क्या बात आई है कि जो ये इंटरनेशनल अर्थ समिट, अब ये इंटरनेशनल ही तो था। अब ये जो मुद्दा था रिसोर्सेज को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर, ये एक मुद्दा सिर्फ एक शहर या एक स्टेट या एक कंट्री का नहीं था। ये मुद्दा जो है वो ऑल ओवर यूनिवर्सल मुद्दा बन गया था, क्योंकि इसमें एक देश ने हिस्सा नहीं लिया था, 100 से ज्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसीलिए इसको इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम तो रियो द जनेरियो अर्थ समिट है, सेकंड है इंटरनेशनल अर्थ समिट। क्लियर है? अब इंटरनेशनल अर्थ समिट में किसके बारे में एड्रेस किया गया, किस चीज को लेकर एड्रेस किया गया, हाईलाइट किया गया? उसमें अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो किस चीज पे बात की गई? उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल, यानी कि जो पर्यावरण को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर डिस्कस किया। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए डिस्कस किया कि कैसे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए, कैसे उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। सेकंड है इसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा की गई थी। उस पर आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा की गई थी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, इट मींस ग्लोबल लेवल पर बात की गई थी सोशो इकोनॉमिक को लेकर, यानी कि आर्थिक सामाजिक जितनी भी हमारी गतिविधियां थी उनके ऊपर बात की गई थी, और वो भी ग्लोबल लेवल पर बात हुई थी, कोई छोटे लेवल पर बात नहीं थी ये। इसमें फर्स्ट है कि एनवायरनमेंट को लेकर बात की गई, सोशल भी बात की गई, इसमें इकोनॉमिक लेवल पर भी बात की गई।
तीनों ही चीजों पर जो चर्चा की गई थी वो एक ग्लोबल लेवल पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। तो जो रियो कन्वेंशन है एंडोर्स्ड द ग्लोबल, इसने एक चीज सामने नहीं आती है, इसके अंदर हाईलाइट होती है, आपने भी ध्यान दिया होगा, इसमें एक नया वर्ड आया है एजेंडा 21, यानी कि इसमें एडॉप्ट किया गया है एजेंडा 21। रियो द अर्थ समिट जो है जनेरियो का, उसमें एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया था। किस चीज को लेकर? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंडा 21 को लाया गया था। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि एजेंडा 21 था क्या। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं एजेंडा 21 में किन मुद्दों के ऊपर बात की गई थी। तो चलिए एजेंडा 21 की तरफ चलते हैं। ये है एजेंडा 21। तो फर्स्ट है इसमें, इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलेंगे यूएनसीडी। ठीक है, तो इसमें किसके ऊपर बात की गई थी? इसमें मेन चीज है कि इसमें एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, एक फॉर्म, यानी कि थोड़ा सा हम रिवर्स चलते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स रियो द जनेरियो के अंदर जो है उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अब वो सभी सदस्यों ने एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन किया था। वो डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या लिखा गया था? इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि उसका एम क्या था? जो ये सम्मेलन रखा गया था, उस सम्मेलन में जो दस्तावेज तैयार किए गए थे, एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था एक फॉर्म पे, तो उसका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट हो तो किसी एक स्टेट की ना हो, किसी दो स्टेट की ना हो, या केवल एक आदमी की ना हो, या सिर्फ मेरी ना हो, या आपकी ना हो, सभी की डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई थी यहाँ पर। क्योंकि पर्यावरण केवल एक कंट्री या दो कंट्री का मुद्दा नहीं है, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है वो अब पूरे होल अर्थ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज, यानी कि जो ये एजेंडा है इसके अंदर और चीजें ऐड की गई थी। फर्स्ट, एनवायरमेंट डैमेज, यानी कि पर्यावरण को लेकर जो उसमें हानि हो रही है, जो हरेसमेंट हो रही है, यानी कि जो हास हो रहा है पर्यावरण का, उसको हम रोक सके। तो इस एजेंडा 21 के अंदर एनवायरमेंट को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बात की गई थी। दूसरी है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को लेकर भी इसमें बात की गई है। और सेकंड है डिजीज, यानी कि अलग अलग टाइप की बीमारियां, महामारियों से जो लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो वैक्सीन है यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट है वो नहीं अगर प्रॉपर वे में उनको मिल पा रहा है, तो उनको बचाया जा सके। क्योंकि उनसे क्या हो रहा है कि जो हमारा डेथ जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हम कैसे अपने डेथ रेशियो को, अपनी अपनी कंट्रीज की डेथ रेशियो को कैसे कंट्रोल में करें, जो लोग मर रहे हैं उनको कैसे बचाया जा सके। तो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज है गवर्नमेंट के थ्रू, वो लेकर आई जा रही है कि उनको कैसे मुफ्त इलाज दिया जाए, फ्री मेडिसिन वगैरह दी जाए। तो इन्होंने एनवायरमेंट, पॉवर्टी और डिजीज के ऊपर एजेंडा 21 में मेन टॉपिक ये जो 3 हैं इन्हीं को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। इसमें सबसे एक मुख्य बात सामने निकल कर आई है कि इन्होंने एजेंडा 21 को एक पॉइंट के अंदर समेट के रख दिया है, यानी कि हम सारी बातों को साइड में करके और एक लाइन पे, एक सेंटेंस पे फोकस करें एजेंडा 21 को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि एजेंडा 21 जो है उसमें जितने भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो खुद को ये माने
कि एजेंडा 21 उनकी जिम्मेदारी है। हर एक लोकल गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर अपने अपने क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एजेंडा 21 को जो है आगे लेकर जाए, लोगों को जागरूक करे कि एजेंडा 21 क्या है, और एक मुहिम स्टार्ट की जाए, लोगों को बताया जाए और जगह जगह सेमिनार्स रखे जाए जिससे लोगों में जागरूकता फैले। एजेंडा 21 को जितना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस होगी उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में हम रिसोर्सेज को बचा सकेंगे। क्लियर है? क्योंकि रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये अलग अलग तरीके के जो काम किए जा रहे हैं, जो देश है वो मिलकर जो काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि रिसोर्सेज ये नहीं है कि एट प्रेजेंट ही उसको यूज करें, इन फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए बचा के रखें। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उसमें लिखिए और आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके, हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।